जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अध्ययन और अध्यापन कार्यों में आप सभी लगे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल, जिसका नाम आप सभी जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, बस थोड़े से सहयोग की जरूरत है। जीएस एक्सपर्ट हब। कौन सा चैनल है? जीएस एक्सपर्ट हब। और इस पे हम किस विषय को लेकर आने वाले हैं? तो विषय है हमारा इतिहास। अब इतिहास क्या है, ये हम सभी के लिए एक रहस्य का विषय है, क्योंकि जब धरा पर जीवन प्रारंभ नहीं हुआ था उससे पहले भी इतिहास विद्यमान था। और इसी विद्यमता के आधार पर इतिहास को क्या कहा जाता है? इतिहास को कहा जाता है सभी विषयों की जननी। यानी कि सभी विषयों की जननी कौन है? तो सभी विषयों की जननी है इतिहास। सभी विषयों को जन्म देने वाला एकमात्र विषय इतिहास। और इसीलिए इतिहास को अगर आपने बारीकी से, सरलता से और सहजता से नहीं पढ़ा तो फिर सभी विषयों के प्रति इंटरेस्ट उत्पन्न करना, अपनी रुचि बनाए रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहला आयाम कि इतिहास को रुचिवर बनाने के लिए इसके प्रावधानों को कैसे पढ़ा जाए। तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा बच्चा, कि अगर आपको किसी भी विषय को पढ़ना है या समझना है तो सबसे पहले उसके उद्गम के बारे में आपको जानना पड़ता है। अब ऐसा तो है नहीं कि इतिहास का उद्गम अचानक हुआ, लेकिन इतिहास के उद्गम की जो बात की जाती है, इतिहास के उद्गम के जो प्रावधानों को समझा जाता है, उसके लिए एकाग्र होना जरूरी है। और आज हमारा पहला सेशन है इतिहास का। तो इतिहास से संबंधित जो मूलभूत बातें हैं उन सभी बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यानी कि वह छोटे से छोटे पहलू जिनसे मिलकर इतिहास बना, उन सभी तत्वों को हम अपनी इस छोटी सी वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है। अगर बात की जाए बच्चों इतिहास के उद्गम की, जो सभी विषयों की जननी है, इतिहास शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई या किन शब्दों से मिलकर इतिहास बना, तो सामान्य रूप में हम इतिहास को संधि विच्छेद के माध्यम से, किसके विच्छेद? तो संधि विच्छेद के माध्यम से हम इतिहास को पहले प्रारूप में परिभाषित करते हैं, जिसके आधार पे हम जानते हैं कि इतिहास का निर्माण हिंदी के 3 शब्दों से हुआ है, इति प्लस ह प्लस आस। यानी कि इसका शाब्दिक अर्थ हो जाता है, इति प्लस हा प्लस आस का जो शाब्दिक अर्थ हो जाता है वह होता है ऐसा ही हुआ होगा। यानी कि यह मात्र एक ऐसी कल्पना है जिसके बारे में हमारे पास कुछ प्रमाणिक स्रोत होते हैं और कुछ अप्रामाणिक स्रोतों में हमें उत्खनन से प्राप्त सामग्री या फिर उत्खनन से प्राप्त उपकरण महत्वपूर्ण भूमिका में दिखाई देते हैं। प्रमाणिक स्रोतों में हमारे पास वैदिक साहित्य हुए, पुराण हुए, किताबें हुई, या फिर उस समय जिन घटनाओं को लिखा जा रहा था उनसे संबंधित तथ्य हैं, जिन्हें हम पढ़कर किसी भी काल का निर्धारण करते हैं। तो इतिहास को हमने संधि विच्छेद के आधार पे 3 शब्दों से जन्म इसका माना, इति प्लस हा प्लस आस। लेकिन क्या इतिहास का जन्म भारत में हुआ, या जिस विभाजन को हम देख रहे हैं क्या ये वास्तविक रूप में इतिहास का जन्मदाता है या इतिहास शब्द की उत्पत्ति का कारण है? तो बिल्कुल नहीं। इतिहास शब्द की उत्पत्ति 3 विदेशी शब्दों से हुआ है, और जब भी शब्द विदेशी होगा तो अमूमन शब्द अंग्रेजी होता है। तो इतिहास के निर्माण में पहला जो शब्द आया उसे बोला जाता है लोरोप्ला, दूसरा शब्द जो आया उसे बोला गया हिस्टोरिया, और तीसरा शब्द जो आया मेरे बच्चों उसे बोला जाता है गेस्टीचेट। यानी कि इतिहास की अगर उद्गम की बात की जाए तो इतिहास शब्द का सबसे पहला उद्गम 3 शब्दों के साथ हुआ है, जिसमें पहला शब्द है लोरोप्ला, दूसरा शब्द है हिस्टोरिया और तीसरा शब्द है गेस्टीचेट। इन 3 शब्दों ने ही इतिहास के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाई है। अगर लोरोप्ला की बात की जाए तो लोरोप्ला का अर्थ होता है सीखना, यानी कि इतिहास का अर्थ जो होगा वह होगा सीखना। हिस्टोरिया के अर्थ की बात की जाए तो इसका अर्थ होता है जानना या फिर ज्ञात होना, जानना या ज्ञात होना।
और अगर गेस्टिचेट की बात की जाए तो इसका अर्थ होता है बच्चों सुधार करना। और इसी के आधार पे विश्व में पहली बार इतिहास को परिभाषित किया गया कि अपनी गलतियों से सीख लेकर अब वर्तमान को बेहतर बनाना, ताकि हमारा भविष्य दीर्घकाल तक बेहतर हो सके और एक अच्छे मुकाम तक पहुंच सके। इसी को बोला गया इतिहास। यानी कि अगर इतिहास को परिभाषित करना है तो भूतकाल की गलतियों से वर्तमान में सीख लेकर अपने भविष्य को बेहतर बनाना क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। तो इतिहास का उद्गम किन शब्दों से हुआ है? इंग्लिश के 3 शब्दों से, जिसमें आपके 3 शब्द कौन कौन से हैं? लोरोप्ला, हिस्टोरिया और गेस्टिचेट। इन्हीं शब्दों से उद्गम हुआ है हमारे इतिहास का, जिसने इतिहास की नींव विश्व में डाली। अब आप लोगों ने ये प्रारूप देख लिया, ये क्या है? इतिहास शब्द की उत्पत्ति का उद्गम है, यानी कि किस तरह से इतिहास की उत्पत्ति हुई, किसे हम इतिहास के रूप में कैसे जानते हैं। तो ये 3 शब्द हैं। इसके बाद अगला जो प्रमाण हमारे पास आता है वह जनक के प्रमाण में आता है। कौन से? जनक के। जैसे कि आप सभी जानते हैं इतिहास का जनक किसे कहा जाता है बच्चों? तो इतिहास के जनक के रूप में आप एक नाम जानते हैं, हेरोडोटस को। इतिहास का जनक किसे कहा गया? हेरोडोटस को। क्यों कहा गया? अगर इतिहास को इंटरेस्टिंग बनाना है, रुचिकर बनाना है, तो आप इतिहास के हर पहलू के आगे एक क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए कि आखिर क्यों। जब भी आपके मन में क्यों होगा तो आप किसी भी सवाल की तह तक जाने का प्रयास करेंगे, और ये क्यों ही सभी वस्तुओं का सार आपको समझाते हैं। अब बात किया जाए इतिहास का जनक किसे कहा गया? हेरोडोटस को। क्यों कहा गया? तो आप सभी जानते हैं विश्व में इतिहास की पहली पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई बच्चों? हेरोडोटस के द्वारा। कौन सी पुस्तक लिखी इन्होंने? तो आपने नाम सुना होगा, द हिस्टोरिया। यानी कि द हिस्टोरिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? हेरोडोटस के द्वारा। और अपनी इसी पुस्तक की वजह से अभी तक विश्व में लिखी जाने वाली सबसे पहले इतिहास की किताब द हिस्टोरिया को माना जाता है, जिसका लेखन कार्य हेरोडोटस के द्वारा किया गया। और हेरोडोटस को इतिहास का जनक किसके द्वारा कहा गया? तो जिस समय हेरोडोटस की मृत्यु हो गई उसके बाद इटली के एक प्रकांड विद्वान थे, जिन्हें प्रकांड इतिहासकार भी कहा जाता है, जिनका नाम मिलता है सिसरो। इटली के विद्वान सिसरो ने द हिस्टोरिया का पूर्ण अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद कहा कि पूरे विश्व में अगर इतिहास का जनक किसी को कहा जा सकता है तो हेरोडोटस को, क्योंकि इनकी जो पुस्तक है वह इतिहास के कई प्रारूपों को अपने अंदर संग्रहित करती है। और वास्तविक रूप में बात की जाए द हिस्टोरिया की बच्चों, तो इसका प्रकाशन कितने भागों में किया गया था? इसका प्रकाशन किया गया था कुल 9 भागों में। और इन्हीं 9 भागों के आधार पे आप इतिहास का वर्गीकरण पढ़ते हैं, इतिहास के आयामों को पढ़ते हैं, और सभी विषयों का जन्म भी इन 9 भागों के आधार पे पढ़ते हैं। तो इतिहास का जनक कौन है? हेरोडोटस। क्यों? क्योंकि उन्होंने पुस्तक लिखी द हिस्टोरिया, जो इतिहास की पहली पुस्तक मानी जाती है, जिसका प्रकाशन हुआ 9 भाग में। अब आपके दिमाग में आता होगा कि ऐसा क्या लिख दिया हेरोडोटस ने हिस्टोरिया में कि उन्हें इतिहास का जनक कहा गया। कोई व्यक्ति सिर्फ एक पुस्तक लिखने मात्र से क्या इतिहास का या किसी विषय का जनक कहला सकता है? तो बिल्कुल नहीं। हिस्टोरिया का जो लेखन कार्य हुआ, जिस समय हेरोडोटस का जन्म हुआ उस समय फारस और ग्रीस के बीच 2 देश थे, एक था फारस और दूसरा था ग्रीस। इन दोनों देशों के मध्य लड़ाई चल रही थी, गृह युद्ध चल रहा था, जनसंहार चल रहा था, नरसंहार चल रहा था, और दोनों के दोनों आपस में लड़ रहे थे। ग्रीस लड़ रहा था नवीन विचारधाराओं के लिए और फारस लड़ रहा था रूढ़वादी विचारधाराओं के लिए। यह प्रारूप है बच्चों। सबसे पहले रूढ़वादी और नवीनतम विचारधाराओं का संकलन कहां पर हुआ? तो वह पुस्तक है द हिस्टोरिया। सबसे पहले रूढ़वादी परंपराओं के लिए लड़ने वाला देश फारस, और सबसे पहले नवीनतम ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने वाला देश ग्रीस। इन दोनों के बीच में गृह युद्ध की स्थिति को देखते हुए ही हेरोडोटस का जो बचपन बीता वह गृह युद्ध को देखते हुए बीता, और इसी गृह युद्ध से सीख लेकर उन्होंने द हिस्टोरिया का लेखन कार्य किया, जिसको 9 भागों में प्रकाशित किया गया। और पहले 5 भाग में सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा गया? इस युद्ध के बारे में लिखा गया, और अंतिम 4 भाग में
यहाँ के स्थानीय जीवन का अवमान तय किया गया। यानी कि जिस समय गृह युद्ध की स्थिति चल रही थी उस समय वहां का स्थानीय जीवन कैसा था, यही पड़ाव हेरोडोटस ने देखा और उसे अपनी पुस्तक में लिख दिया। आने वाले इतिहासकारों ने हिस्टोरिया को पढ़ा और अपने अपनी विचारधाराएं प्रकट की, जिनका आने वाले इतिहास के वर्गीकरण में अपना महत्वपूर्ण योगदान आपको दिखाई देता है। चलिए अब इसी के साथ हम अगला प्रारूप देखते हैं। जैसा कि हमने देखा इतिहास का जनक हेरोडोटस, लेकिन क्या वर्तमान समय में जो हम इतिहास पढ़ते हैं उसमें हेरोडोटस ने कोई योगदान दिया? तो वर्तमान इतिहास के स्वरूप में हेरोडोटस का कोई योगदान बिल्कुल नहीं है। अगला प्रारूप आता है इतिहास के आधुनिक जनक के रूप में। आपने पहला प्रारूप देखा इतिहास का जनक, दूसरा प्रारूप है आधुनिक इतिहास का जनक किसे कहा जाता है या आधुनिक इतिहास का जनक किसे कहते हैं? तो ये बोला जाता है जर्मनी के इतिहासकार जिनका नाम आप सभी ने शायद ही सुना हो, लियोपोल्ड वान रांके। लियोपोल्ड वान रांके यही है आधुनिक इतिहास के जनक, जिन्होंने हेरोडोटस की द हिस्टोरिया को पढ़कर इतिहास का 4 वर्गीकरण प्रस्तुत किया और इन्होंने अपने वर्गीकरण को समझाने के लिए पृथ्वी का सहारा लिया। उन्होंने एक गोला बनाया और गोला बनाकर क्या कहा कि यह जो संपूर्ण पृथ्वी है यही क्या है, यही है विश्व। ये संपूर्ण पृथ्वी क्या है? ये विश्व है। जो धरातल हमें दिखाई दे रहा है, जिसपे हम खड़े हैं, यही है पूरा विश्व। और अगर विश्व है तो विश्व में कई छोटे छोटे देश व्याप्त हैं, यानी कि ढेर सारे देश छोटे छोटे क्षेत्रों तक सीमित हैं। और जो देश विश्व के अंदर मौजूद हैं उनकी अपनी निर्धारित सीमा रेखा है, अपना निर्धारित क्षेत्र है। यानी कि पहला वर्गीकरण जो दिया लियोपोल्ड वान रांके ने, वो किसका दिया? विश्व। संपूर्ण धरा ही विश्व है। विश्व में कई छोटे छोटे देश मौजूद हैं और इन देशों की अपनी निर्धारित सीमा रेखा है और इन सीमा के बीच में यहाँ का जनजीवन, यहाँ पर छोटे छोटे लोग यानी कि जनजीवन रहता है। और यही बना रांके के वर्गीकरण का प्रारूप। इन्होंने इतिहास को सबसे पहले 4 भागों में बांटा। पहले बांटा विश्व का इतिहास, यानी कि विश्व के इतिहास में आप समस्त देशों का इतिहास पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा वर्गीकरण इन्होंने प्रस्तुत किया राष्ट्रों का इतिहास। दूसरा वर्गीकरण कहलाता है राष्ट्र का इतिहास, जिसमें आप विशेषकर किसी एक देश के इतिहास के बारे में जानते हैं। आप भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो भारत के अंदर जो आदिकाल से लेकर वर्तमान काल तक गतिविधियां घटित हुई वो राष्ट्र के इतिहास के संदर्भ में पढ़ते हैं। अमेरिका का इतिहास पढ़ते हैं, अमेरिका में आदिकाल या पाषाण काल से लेकर वर्तमान समय तक की गतिविधियां राष्ट्र के इतिहास का द्योतक है। और तीसरा विभाजन इन्होंने क्या दिया? सीमाओं का या क्षेत्र का इतिहास। सीमाओं का इतिहास मतलब जब आप पढ़ते हैं कि भारत का सीमा विस्तार कितना है तो आप सभी चीजों को सीमाओं के आधार पर देखते हैं। जल सीमा कितनी है, थल सीमा कितनी है, वायु सीमा क्या है, यही है सीमाओं का इतिहास। और अंतिम है स्थानीय जीवन का इतिहास, यानी कि किस तरह से लोगों ने अपनी जीवन पद्धतियों को प्रारंभ किया, वस्तुओं के क्रय और विक्रय की कौन कौन सी नवीनतम या प्राचीनतम प्रवृत्तियों का प्रयोग किया, ये होता है स्थानीय जीवन का इतिहास। और यही 4 वर्गीकरण इतिहास का पहला वर्गीकरण माना जाता है और इतिहास का पहला वर्गीकरण देने वाले व्यक्ति हैं लियोपोल्ड वान रांके और इसीलिए इन्हें बोला जाता है इतिहास का जनक। आपने 2 नाम याद किए इतिहास के, पहला नाम इतिहास का जनक हेरोडोटस, दूसरा नाम आधुनिक इतिहास का जनक लियोपोल्ड वान रांके को। और इसके बाद क्या इन चारों विभाजन ने आधुनिक इतिहास में कोई पदार्पण किया? नहीं किया, क्योंकि ये जो इतिहास है यह सिर्फ आपको जनजीवन के रहने, संस्कृतियों और उनके आय और व्यय के बारे में जानकारी प्रदान करता है, जो हमारे आधुनिक इतिहास या वर्तमान इतिहास का प्रारूप बिल्कुल नहीं है। तीसरा विभाजन इतिहास का दर्शन प्रस्तुत करके दिया गया और यही पूछ लिया जाता है अमूमन एग्जामों में कि इतिहास दर्शन का जनक कौन है? इतिहास दर्शन का जनक कौन है? अब जब भी शब्द दर्शन आ जाए तो दर्शन का अर्थ अध्यात्म से जुड़ा होता है। कोई भी व्यक्ति
जब अपने जीवन को बेहतर प्रारूपों में खुद के लिए समय निकाल कर देता है तो वह अध्यात्म की प्राप्ति करता है, और जब भी अध्यात्म से कोई निष्कर्ष आता है तो वह समाज में बदलाव का द्योतक होता है। आपने अरस्तु का दर्शन देखा, चारवाक का दर्शन देखा, सुकरात का दर्शन देखा, तो इसी प्रकार से इतिहास विषय का भी दर्शन प्रस्तुत किया गया। और इतिहास का दर्शन किसने दिया? तो फ्रांस के विद्वान जिनका नाम आप जानते हैं वाल्टेयर, वाल्टेयर के द्वारा बच्चों दिया गया इतिहास का दर्शन। और इन्होंने बताया क्या? इन्होंने पढ़ा द हिस्टोरिया पुस्तक, और उस पुस्तक को पढ़ने के बाद इन्होंने कहा कि इतिहास वास्तव में बीते हुए समय से सीख लेकर वर्तमान को सुधारना, वर्तमान में सुधार कर भविष्य को बेहतर बनाना ही कहलाता है इतिहास। भविष्य को बेहतर बनाना ही कहलाता है इतिहास। और यही है इतिहास का दर्शन। आपके सिलेबस में इतिहास रखा क्यों गया? तो उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो संस्था आपको किसी पद के लिए नियुक्ति करती है वह यही उम्मीद करती है कि आप पूर्व कर्मचारी के द्वारा किए गए गलतियों में सुधार करिए, ताकि आपकी सुधार के बाद जो संस्था है वह आने वाले समय में दीर्घ काल तक बनी रहे। तो इतिहास हमें क्या बताता है कि बीते हुए समय से सीख लेकर वर्तमान में सुधार कर भविष्य को बेहतर बनाना कहलाता है इतिहास। और ये दर्शन किसने दिया? तो वॉल्टेयर ने। अब तीसरा नाम आपको मिल चुका। लेकिन क्या इतिहास का दर्शन आधुनिक इतिहास, वर्तमान इतिहास का प्रारूप है? बिल्कुल नहीं। तो हमें एक और नाम पढ़ना पड़ता है बच्चों, हमें एक और नाम पढ़ना पड़ता है ऐतिहासिक पद्धति का जनक। ऐतिहासिक पद्धति का जनक यानी कि इतिहास का वह प्रारूप जिसका वर्गीकरण समय के आधार पे किया गया, ऐतिहासिक पद्धति के रूप में किया गया। इसीलिए बोला जाता है इतिहास के ऐतिहासिक पद्धति का जनक किसे कहा गया? तब आपको नाम मिलेगा थ्यूसिडाइड्स। थ्यूसिडाइड्स जो कि फारस के निवासी थे, इन्हीं के द्वारा प्रस्तुत किया गया ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग, जिन्होंने पूरे इतिहास को समय के आधार पर वर्गीकृत किया और इतिहास को कितने भागों में बांटा? तो इतिहास को बांटा गया 3 भागों में। पहला भाग आप जानते हैं मेरे बच्चों, पहला भाग कहलाता है प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्टोरिक एरा। क्या कहते हैं इसको? प्री हिस्टोरिक एरा, प्राग ऐतिहासिक काल, या फिर इसे ही बोला जाता है पाषाण काल। पहला विभाजन प्राग ऐतिहासिक काल किसने दिया? तो ऐतिहासिक पद्धति के जनक थ्यूसिडाइड्स ने। दूसरा विभाजन कहलाता है बच्चों आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल, दूसरा विभाजन क्या कहलाता है? आद्य ऐतिहासिक काल यानी कि मिड हिस्टोरिक एरा। आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? मिड हिस्टोरिक एरा को। और आखिरी विभाजन क्या दिया उन्होंने? आखिरी विभाजन जो दिया गया बच्चों उसे बोलते हैं ऐतिहासिक काल। उसे क्या कहते हैं? ऐतिहासिक काल यानी कि हिस्टोरिक एरा। ये 3 विभाजन किसने दिया? ये 3 विभाजन दिया गया है थ्यूसिडाइड्स के द्वारा। तो एक बार सभी जनकों को पहले प्रारूप में देख लीजिए, एक प्रारूप में देख लीजिए। इतिहास का जनक किसे कहते हैं बच्चों? तो इतिहास का जनक कहते हैं हेरोडोटस को। आधुनिक इतिहास का जनक किसे कहते हैं? आधुनिक इतिहास का जनक किसे कहते हैं? तो ये बोलते हैं लियोपोल्ड वान रांके को। लियोपोल्ड वान रांके को। और उसके बाद इतिहास दर्शन का जनक किसे कहते हैं? इतिहास दर्शन का जनक किसे कहते हैं? तो ये बोलते हैं वाल्टेयर को। और अंत में आ जाता है कौन सा नाम? ऐतिहासिक पद्धति का जनक। ऐतिहासिक पद्धति का जनक किसे कहा गया? ऐतिहासिक पद्धति का जनक किसे कहा गया? तो ऐतिहासिक पद्धति के जनक हैं थ्यूसिडाइड्स। अब याद रखिएगा बच्चों, यह बेसिक है। यह सिर्फ और सिर्फ क्या है? इतिहास की वो पहलू है जिसको आपने पढ़ा नहीं।
यह इतिहास के साथ ही घटित हुआ, इतिहास को बेहतर बनाने के लिए प्रयोग हुआ और इन 4 महानायकों के द्वारा इतिहास का वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया और इतिहास को रुचिकर बनाया गया, मनोरंजनदायक बनाया गया, ताकि आप समय के आधार पर चीजों को व्यवस्थित क्रम में बना सकें और उससे सीख लेकर अपने वर्तमान को बेहतर करें, ताकि आपकी आने वाली पीढ़ियां हमेशा आपको अपना प्रेरणा स्रोत माने। तो यह है इतिहास का मूलभूत वक्तव्य जिसके बारे में हमें जानना था। अब हम अपनी अगली क्लास में इतिहास के बेसिक और फंडामेंटल चीजों को देखेंगे, यानी कि इतिहास का प्रारूप, भारत का इतिहास हम शुरू करेंगे अपना पहला लेक्चर। ये इंट्रो लेक्चर था इतिहास का, जिसमें इतिहास के मूलभूत और छोटी छोटी बातों को जानना हमारे लिए जरूरी था। अब इसके बाद जो अगला प्रारूप होगा वह इतिहास का, भारतीय इतिहास का वर्गीकरण होगा, जिसमें पूरे भारत के इतिहास का सिलेबस हम कवर करेंगे और भारत के इतिहास के वर्गीकरण को देखेंगे कि किस तरह से पूरे भारत का इतिहास हम देख सकते हैं और उसे कितने बेहतर तरीके से रणनीति के माध्यम से बेहतर बनाकर अपने प्रतियोगी परीक्षाओं में उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक करना ना भूलें और साथ ही साथ अपने मित्रों को, भाइयों बहनों को, माता पिता को भी हमारे इस परिवार के साथ जोड़ने का प्रयास करें, ताकि यह परिवार बृहद परिवार के रूप में उभर कर आपके सामने आए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय हिंद।